हेलो एवरीवन। तो एक न्यू सीरीज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो काफ़ी शानदार है और काफ़ी डिफरेंट भी है, जिसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में चार लोगों को दिखाया जाता है जो काफ़ी खतरनाक दिख रहे थे। तभी दूसरी तरफ एक आदमी लोगों के भीड़ से होता हुआ कहीं जा रहा था, जो अचानक ही एक कार के आगे आ जाता है। पर इससे पहले कि वो कार उसे टक्कर मारे, वो अचानक ही वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल के लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है, जिसे पिक करते ही उसे सुनाई देता है, वो लोग तुम्हारे लिए आ चुके हैं। ये सुनते ही लड़की घबरा जाती है और जब अपने सामने देखती है तो पाती है सभी बच्चे वहां से गायब हो चुके हैं और कुछ ब्लैक कोट पहने लोग उसे घेरे हुए हैं। तभी फोन वाला आदमी कहता है, भागो वहां से। ये सुनते ही वो इधर उधर भागने लगती है, जिसमें वो आदमी उसे रास्ता बताकर मदद कर रहा था। फिर जब एक रूम के अंदर पहुंच गई, तब वो लड़की उससे पूछती है, अब क्या करूं मैं? तो वो आदमी कहता है, कुछ नहीं, जस्ट वेट। इधर बाहर वो लोग गेट को तोड़ने का कोशिश कर रहे थे, जिसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है। पर तभी एक हाथ उसके फोन से निकलकर उस लड़की के पीछे से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर जैसे ही गेट तोड़कर वो लोग अंदर आते हैं, लड़की तब तक वहां से गायब हो चुकी थी। बस उसका फोन पीछे रह जाता है। इधर वो सिटी वाला आदमी उस लड़की को अपने गोद में उठाकर भागे जा रहा था, पर पता नहीं कैसे, पर वो ब्लैक कोट वाले भी इन दोनों के पास पहुंच जाते हैं और इनका पीछा करने लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए यह आदमी काफी तेजी से भाग रहा था। जो देखकर ब्लैक कोट गैंग इन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे सेंस करते ही ये उन गन शॉट्स को डॉज कर लेता है। फिर एक जगह पर जाकर उस लड़की को अपने वॉच की हेल्प से एक सील्ड क्रिएट करके उसके अंदर रख देता है। फिर अपने लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए उनमें से एक आदमी की ओर भागता है और एक जोरदार पंच उसके मुंह पे मार देता है। पर उस ब्लैक कोट वाले को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और अपने साथियों को अटैक करने बोलता है, जो सुनते ही सभी उस आदमी पर टूट पड़ते हैं। पर वो आदमी भी अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए सभी को उनका औकात दिखाने लगता है। पर तभी उसे पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है और पूछता है, सन याओ कहाँ है? और अपने साथ ऊपर आसमान में लेकर उड़ जाता है, जहां सभी एक एक करके उस पर टूट पड़ते हैं। पर सभी को शॉक करते हुए ये हवा में भी उन सबका बैंड बजाने लगता है। पर तभी इसे एक पर्पल ऑरा में लिपटा आदमी पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाता है, जहां रास्ते में बाकी सभी भी बीच बीच में पंचेस किए जा रहे थे। पर सभी एक बिल्डिंग में जाकर टकरा जाते हैं, जिस वजह से सबका बैंड बज जाता है। पर ये किसी तरह वापस से खड़ा हो जाता है, जो इनके सामने से इन सब का मेन लीडर देख रहा होता है। देखकर ये आदमी कहता है, लगता है मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। तो वह आदमी भी जोश में आकर चिल्लाने लगता है, बिल्कुल भी नहीं है। और अपने पावर को रेज करते हुए एक पूरा बिल्डिंग को उखाड़कर अपने पास ले आता है और उसे उस आदमी पर थ्रो कर देता है। जो देखते ही वो आदमी भी अपना सिर्फ एक हाथ से पावर रिलीज करते हुए उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसे मॉडिफाई करते हुए उसी बिल्डिंग को उस आदमी पर फेंक देता है, जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरा आसमान नीला रोशनी से भर जाता है। पर तभी दोनों आदमी किसी दूसरे ही दुनिया में आ चुके थे, टेलीपोर्ट होकर, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज करता है। जो देखकर वो आदमी पहले तो शॉक हो जाता है कि कहाँ आ गए, पर दूसरे ही पल गुस्साते हुए उस पर अपने गन शॉट्स फायर करने का कोशिश करता है। पर सरप्राइजिंगली उसका गन से फायर ही नहीं होता। जो देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है। तो वो आदमी कहता है, तुम इस जगह कुछ नहीं कर सकते। फिर अपने पावर का यूज करता है, जो बहुत अजीब तरह का था, जिससे टकराते ही वो आदमी पीछे फेंका जाता है और किसी समंदर की तरह कहीं डूब जाता है। फिर अपने पावर से टाइम को वापस रिवर्स कर देता है, इस उम्मीद से कि जैसे एंडिंग पहले हुआ था वैसा इस बार ना हो। और टाइम वापस से स्कूल पर आ जाता है, जहां उस लड़की को, जिसका नाम सेन याओ है, कोई उसे जगा रहा था और उसे कहता है, तुम यहाँ सो रही हो, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कर दो। ये सुनते ही सेन्याओ उसके साथ चली जाती है। पर सेन्याओ एक चीज पर ध्यान नहीं दी कि उस आदमी का वॉच उसी के पास रह गया था। ऐसे ही टाइम बीत जाता है
और सभी बच्चे एक पब में बैठे हुए थे, जहाँ सभी एक गेम खेल रहे थे, जिसमें सेन्याओ हार जाती है, तो इसे एक पनिशमेंट मिलता है, जिसमें इसे सबको उस पर्सन का नाम बताना पड़ेगा, जिसे ये सबसे ज़्यादा पसंद करती है। पर ये सुनते ही एक लड़के के मुँह से सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिसका नाम वेंग साओ है, जो देखते ही एक लड़का पूछता है, "तुम क्यों इतना एक्साइटेड हो रहे हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि सेन्याओ तुम्हें पसंद करती है?" ये सुनते ही बेचारा डर जाता है और कहता है, "नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक साथ आज से थोड़े ही हैं। मुझे अच्छे से पता है।" तो एक लड़का कहता है, "सेन्याओ को मेरे जैसा हैंडसम लड़का पसंद है, साओजू जैसा नहीं, इसलिए वो मेरा नाम लेगी।" ये सुनते ही सभी एक साथ उस पर चिल्लाने लगते हैं, "कभी भी नहीं!" इधर बेचारी सेन्याओ अभी भी बताने में शर्मा रही थी और पूछती है, "क्या सच में मुझे बताना पड़ेगा?" तो सभी एक साथ हाँ कहते हैं, जो सुनते ही बेचारी और शर्मा जाती है। इधर साओज़ू भी अपना घबराहट छुपाने का कोशिश कर रहा था। फिर सेन्याओ फाइनली हिम्मत जुटाते हुए साओज़ू का नाम ले ही लेती है, जो सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं। तो सेन्याओ कहती है, "हाँ, हम वैंग साओज़ू को लाइक करते हैं। वो भी तब से, जब से हम लोग एलिमेंट्री स्कूल में थे।" इधर साओज़ू इतना शॉक हो चुका था कि अपना खुशी भी अपने चेहरे पर नहीं दिखा पा रहा था। फिर सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग साओज़ू को बुरी तरीके से मार रहे थे, क्योंकि सन याओ साओज़ू को पसंद करती है। पर इन सब गुंडों का लीडर सन जुन सेन याओ को पसंद करता है, इसलिए साओज़ू और सेन याओ का नज़दीकी इन लोगों को देखा नहीं जा रहा था। पर साओज़ू इन लोगों को शांत करने का कोशिश करता है, ताकि यहाँ से बचकर निकल सके। बट जैसे उस लीडर सन जुन को ध्यान से देखता है, तो वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि सन जुन एक हैरेसर है जो सेन्याओ के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि सेन्याओ इसे वीडियो कॉल कर रही थी, तो सन जुन इसका फ़ोन लेकर कॉल को पिक कर लेता है और साओ जू को और भी ज़्यादा मरवाने लगता है, ताकि ये दिखाकर सेन्याओ को डरा सके। जो देखकर साओ जू बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर सका और गुस्साते हुए उसे मारने वाले लड़के के नाक पे जोर से हिट करता है, जिससे उस लड़के का नाक ही टूट जाता है और संजुन से कहता है, "सेन्याओ तेरी कभी नहीं हो सकती।" जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, पर साओजू इस चक्कर में ब्रिज से नीचे नदी में गिर जाता है। जो देखकर संजुन और उसके सभी चेले डर जाते हैं कि कहीं साओजू को कुछ हो ना जाए, वरना सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। तभी सीन पास्ट में चला जाता है, जब साओजू एक बच्चा था, जो बारिश से बचने के लिए भागता हुआ एक शेल्टर के नीचे आकर छुप जाता है। पर कुछ लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इसके पास एक अम्ब्रेला तक नहीं है, और अपने हालत पर साओजू को बस रोना आ रहा था। पर तभी सेन्याओ उसके पास आती है और कहती है, "साओजू, क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है?" पर साओजू कुछ नहीं कह पाता, तो सेन्याओ एक प्यारा सा मुस्कान देकर कहती, "तो चलो साथ में घर चलते हैं।" पर बेचारा साओजू तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, तो उसे चुप देखकर सेन्याओ गुस्सा जाती है और कहती है, "क्या तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो?" ये सुनते ही बेचारा शॉक हो जाता है और कहता है, "नहीं, हम घर चले जाएंगे।" तो सेन्याओ कहती है, "पर बारिश हो रहा है।" पर साओजू नहीं मानता और कहता है, "जब बारिश रुकेगा तब हम घर चले जाएंगे।" बेचारा का शर्म उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था, जो देखकर सेन्याओ मुस्कुरा देती है। पर तभी उसका नजर साओजू के हाथ पर जाता है, जहां उसे चोट लगा हुआ था। ये देखते ही वो परेशान हो जाती है और कहती है, "लाओ हम दवा लगा दें।" पर साओजू शर्मा रहा था, तो सेन्याओ गुस्सा जाती है और कहती है, "हम इसे जल्दी से ठीक कर सकते हैं।" फिर उसके हाथ में एक बैंडेज लगा देती है, जो देखकर साओजू सोचता है, ये इतनी प्यारी कब से हो गई। तभी बारिश रुक जाता है, जो देखकर सेन्याओ कहती है, "लो बारिश रुक गया, चलो साथ में घर चलते हैं।" फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ साओजू अभी भी डूब रहा था। तभी उसे कुछ चमकता हुआ नजर आता है, जिसे देखते ही वो उसके पास जाता है, पर जैसे ही उसे छूता है, वो चीज उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। जो देखकर वो बहुत डर जाता है और पागलों की तरह छटपटाने लगता है। पर तभी वो उस चीज के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे डर की वजह से वो ध्यान नहीं देता। उसे लग रहा था कि वो अभी भी डूब रहा है, पर फिर जब खुद को शांत करता है, तो देखता है वो कहीं और ही आ गया है। पर तभी उसे एक आवाज आता है, "वेलकम होस्ट, प्लीज 15 मीटर का रेडियस सेलेक्ट कीजिए, ताकि हम आपको उस डिस्टेंस के अंदर कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सके।" ये सुनते ही साजू शॉक हो जाता है, पर तभी अचानक ही वो आसमान में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो ठीक उसी नदी के ऊपर ही था। जो देखते ही बेचारा घबरा जाता है, पर जैसे ही उसका नजर नीचे जाता है, तो पाता है गुंडा संजुन और उसके साथी अभी भी उसे नदी के अंदर ढूंढ रहे हैं।
इधर संजुन को भी आसमान में कुछ फील होता है, जो देखने के लिए वो जैसे ही ऊपर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि साउज़ू दोबारा से टेलीपोर्ट हो चुका था। पर संजुन को अभी भी लग रहा था कि वहाँ आसमान में कुछ था, जो अपने साथियों से पूछकर कंफर्म करने का कोशिश करता है। पर उसे जवाब में आप हेलुसिनेट हो रहे हो बॉस, ये सुनने को मिलता है। ये सुनकर वो उल्टा और गुस्सा हो जाता है और उन्हें पूरी रात साउज़ू को ढूँढने को कहता है। पर उसे अब भी लग रहा था कि वहाँ ज़रूर कुछ था। इधर साउज़ू टेलीपोर्ट होकर अपने क्लास में पहुँच जाता है, जो देखकर वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। पर तभी उसे एक आवाज़ कहता है, "होस्ट, आप कंटिन्यूअसली टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं।" ये आवाज़ सुनते ही बेचारा फिर से घबरा जाता है और सोचता है, ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? तो वो आवाज़ कहता है, आपके बॉडी के अंदर से। ये सुनते ही बेचारा और भी ज़्यादा डर जाता है और अपने बॉडी को चेक करने लगता है। पर तभी वो आवाज़ कहता है, होस्ट, कोई आ रहा है। ये सुनते ही बेचारा सीरियस हो जाता है और जैसे ही गार्ड क्लास के अंदर आता है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता सिवाय बहुत सारे पानी के, जो देखकर वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। इधर साउज़ू अपने घर पर पहुँच चुका था, जहाँ वो नहा धोकर फ्रेश फ़ील कर रहा था। पर तभी उसे सेन्याओ का कॉल आता है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पर जैसे ही फ़ोन उठाता है, सेन्याओ रोते हुए उस पर सवालों का बौछार कर देती है। ये सुनकर साउज़ू पहले तो उसे शांत करता है, फिर उसे बता देता है कि वो घर पर है और उन लोगों को उसी तरह इसे नदी में ढूंढते हुए छोड़कर आ गया है। तो सेन्याओ उन लोगों को पुलिस में देने को बोलती है, पर साउज़ू मना कर देता है और बहुत रात हो गया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ये बोलकर फ़ोन काट देता है। तो सुनकर सेन्याओ थोड़ा शॉक हो जाती है, पर साउज़ू इसलिए ऐसा किया क्योंकि जो कुछ भी आज हुआ, उस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तभी उसे फिर से वो आवाज़ सुनाई देता है, जो सुनकर साउज़ू कहता है, तुम मेरे घर में भी आ गए। तो वो आवाज़ कहता है, घर पर नहीं, आपके बॉडी के अंदर। ये सुनते बेचारा फिर से परेशान हो जाता है, पर अचानक ही वो हवा में फ्लोट होता हुआ उस क्यूब के अंदर चला जाता है, जो उसे नदी में मिला था। वापस से उस स्पेस में आकर साउज़ू थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो वो आवाज़ कहता है, हम आपके साथ स्टेबल फिजिकल कनेक्शन बना चुके हैं, इसलिए अब से आप इस हॉरेड्रिक क्यूब मीन्स अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम के यूज़र हैं। और अगर आपके अर्थ का भाषा में कहें, तो अब से आप मेरे मास्टर हैं। और अगर आपको ये नाम पसंद नहीं, तो आपको किसी और नाम से भी बुला सकते हैं। साउज़ू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए पूछता है, ये सब क्या है? तो क्यूब उसे समझाता है, हम इस फिजिकल वर्ल्ड में एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब के फॉर्म में हैं और इस क्यूब के अंदर एक अलग ही स्पेस है। ये सुनते ही साउज़ू अपने चारों तरफ देखता है और कहता है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर आगे चलकर उस क्यूब को छूने की कोशिश करने लगता है, फिर पूछता है, वैसे तुम ही मुझे आज इतनी बार टेलीपोर्ट किए ना? तो क्यूब कहता है, हाँ, और अचानक ही साउज़ू के पैर के नीचे एक पावर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर साउज़ू पूछता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो क्यूब कहता है, ताकि हम आपके विश को पूरा कर सके और इस वर्ल्ड का किंग बना सके। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म। कैसा लगा स्टोरी गाइस? समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एपिसोड 1 दिन के बाद ही मिल जाएगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर। बाय बाय।